नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां से आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर जिले में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। पोलिंग बूथ सदस्यता अभियान का केंद्र रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। प्रदेश भर में 20 लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान के चलते नियुक्त किए जाएंगे प्रभारी। संगठन की मजबूती के चलते ये जो है वो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान का श्री गणेश किया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज से उसका आगाज है, जिसके तहत तमाम कार्यशालाओं का आयोजन हर जिले में कराया जाएगा। वहीं पोलिंग बूथ सदस्यता अभियान का केंद्र रहने वाले हैं। प्रदेश भर में 20 लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और इस अभियान को लेकर नियुक्त किए जाएंगे प्रभारी। संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, सदस्यता अभियान का श्री गणेश महेंद्र भट्ट कर चुके हैं, क्या कुछ इसके तहत कार्यशालाओं में होगा, क्या टिप्स दिए जाएंगे? जी बिल्कुल दिव्या, भाजपा जो है एक निश्चित समयांतराल पर अपना सदस्यता अभियान चला दिया और उसी के तहत अब एक बार फिर देश भर में व्यापक सदस्यता अभियान भाजपा चलाने जा रही है, जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है आयोजन दिल्ली में किया गया था। उसके बाद अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब भाजपा ने कल जिस प्रकार से प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया है और अब प्रत्येक जिले में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है, प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है और उसके बाद बूथों को ही केंद्र मानकर इस बार भाजपा जो है सदस्यता अभियान अपना चलाने जा रही है। 20 लाख सदस्यों को इसमें जोड़ने का जो है भाजपा ने लक्ष्य रखा है और कहीं ना कहीं इसके लिए तैयारियां हैं, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में निकाय चुनाव है, राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं, तमाम विषय हैं। पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करनी हो या जन जन तक सरकार की विकासकारी योजनाओं को पहुंचाना हो, भाजपा संगठन की विचारधारा को पहुंचाना हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 20 लाख सदस्यों को इस बार जोड़ने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। जी, पिछले बार के सदस्यता अभियान से इस बार के सदस्यता अभियान में क्या फर्क देखने को मिलेगा, क्या इसमें मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, पिछले बार जो सदस्यता अभियान भाजपा द्वारा चलाए गए थे उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भाजपा 16 लाख सदस्यों को अपने खेमे में शामिल करने में सफल हुई थी और 16 लाख सदस्य लोगों ने भाजपा की सदस्यता जो है वो ग्रहण की थी। लेकिन इस बार टारगेट को बढ़ा दिया गया है, टारगेट 20 लाख का कर दिया गया है। पिछले बार जिलों को केंद्र माना गया था, इस बार बूथ जो है वो केंद्र होंगे और इस हिसाब से क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगर हम रणनीति पर गौर करें कि महेंद्र भट्ट की कार्य प्रणाली किस प्रकार संगठन को मजबूती प्रदान करती है, तो अमूमन महेंद्र भट्ट जो है वो बूथ को फोकस करते हैं, बूथ पर फोकस लेकर ही वो चलते हैं। और इस बार भी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केंद्र जो है सदस्यता अभियान का वो बूथ होगा, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाजपा किस प्रकार से बूथ स्तर तक अपने को मजबूत कर रही है और बूथों का जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। इसी के साथ ही पार्टी विचारधारा गांव गांव तक अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, उसको लेकर यहाँ पर जो है ये सदस्यता अभियान इस बार विशेष रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर देहरादून में डेंगू ने दस्तक दे दी है। पहला मरीज पॉजिटिव मिला है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर डेंगू ने दस्तक दे दी है। पहला मामला जो है वो सामने आया है, पहला पॉजिटिव मरीज जो है वो मिला है, जो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कैंट विधानसभा के गोविंदगढ़ निवासी है ये युवक, जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई है। दून अस्पताल में 2 मलेरिया के संदिग्ध मरीज भी भर्ती हैं। मॉनसून सीजन में अब डेंगू की दस्तक देहरादून में दे दी है। पहला मामला सामने आया है, जहां पर कैंट क्षेत्र के गोविंदगढ़ निवासी एक युवक है जिस पर डेंगू पॉजिटिव पाया गया है और उसे दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि दून अस्पताल में 2 मलेरिया की भी संदिग्ध मरीज भर्ती हैं।
बढ़ते हैं आगे। विधानसभा सत्र के आज दूसरा दिन है। मॉनसून सत्र भराड़ीसैंण में चल रहा है और आज दूसरा दिन है जहां शाम 4 बजे धामी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 के साथ ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में किए गए संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। इसके साथ ही विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए गठित तदर्थ समिति का प्रथम प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया। इसमें विधायकों के वेतन में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही भत्तों और वैयक्तिक सहायक के वेतन में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इससे विधायकों के वेतन भत्ते में लगभग 1 लाख रुपए तक इजाफा होने की संभावना है। विधायक और पूर्व विधायक और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज देने की भी तैयारी की जा रही है। वर्तमान और पूर्व विधायक के उपचार के लिए अगर एम्स विदेश में उपचार की सिफारिश करता है तो भेजा जाएगा। विधायकों को भी गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 40,000 के रेलवे के कूपन और पेट्रोल के लिए 30,000 प्रतिमाह नगद मिलेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और राज्य गठन से लेकर अब तक गैरसैंण को लेकर राजनीति हो रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के पीछे का मकसद ये था कि पहाड़ में राजधानी बनने से पहाड़ों का तेजी से विकास होगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। कहने को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है, लेकिन वहां विधानसभा भवन छोड़कर और कुछ नहीं है। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसी को लेकर तू-तू मैं हो रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है, लेकिन राजधानी कहां है, इसे लेकर सियासत है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी सरकार से पूछ रहे हैं कि कोई तो बताओ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कहां पर है, किस गांव में है, किस स्थान और तोक में है। मीडिया के सवालों पर हरीश रावत कह रहे हैं कि टॉर्च लेकर खोज तो रहा हूं, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी मिल नहीं रही है। बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है, लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाड़ में होगी, किसी गधेरे में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछते हैं, कहीं उसका आता पता नहीं। वर्ष 2020 में तत्कालीन सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद वहां विधानसभा भवन का निर्माण हुआ। उस वक्त कहा तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन ना तो सचिवालय का निर्माण हुआ, ना ही इलाके के लोगों के लिए वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया गया। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, लिहाजा हरीश रावत कह रहे हैं कि गैरसैंण में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का अभाव है। बीजेपी वालों ने गैरसैंण को गैर बना दिया। पहले यहाँ एसडीएम बैठता था, अब एसडीएम भी कभी कभी बैठता है, कभी नहीं बैठता। डॉक्टर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। गैरसैंण समस्याओं का भंडार बन गया है और एक तरफ हम गैरसैंण में विधानसभा सत्र करते हैं और दूसरी तरफ समस्याओं का गैरसैंण में अंबार लगा हुआ है। गैरसैंण को भाजपा ने गैर बना दिया है और इसके खिलाफ आज मैं 1 घंटे का मौन व्रत रखूंगा। हरीश रावत के आरोपों पर सत्तापक्ष के नेता पलटवार भी कर रहे हैं। धामी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता हैं, लिहाजा उनके आरोपों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि आखिर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बीजेपी सरकार ने ही घोषित किया है।
इसीलिए उनको बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गैरसैंण के लिए कितना काम किया। प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि राजनीतिक माइलेज के लिए इस तरह के आरोप लगाना तो लगाते रहे। देखिए, हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे कितना गैरसैंण के लिए उन्होंने काम किया, जरा वही बता दें। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा करने का काम इसी सदन में, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अनेकों बार यहाँ कार्यक्रम किए गए, अनेकों बार यहाँ सदन चला है, अनेकों बार यहाँ सत्र चल रहा है, अनेकों विकास के आयाम यहाँ छुए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बहुत गंभीरता से इस पर काम किया जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप करें। और एक बात मुझे ऐसी भी कहनी है कि जिस गैरसैंण के लिए हमारी सबकी भावनाएं थी, अब उस पर उनकी सद्भावना होनी चाहिए, और वो अब इस स्थिति में आ गए हैं और उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए हमारा। गैरसैंण को लेकर गैरसैंण में हरीश रावत ने मौन उपवास किया तो देहरादून में आरोपों की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के लोग गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण की अनदेखी कर रही है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास किया है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास कोई विशेष शेष नहीं बचा है, इसीलिए उन्होंने मौन व्रत का रास्ता अपनाया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। अगर हरीश रावत का कोई विषय है तो वो कांग्रेस विधायकों के माध्यम से सदन के अंदर प्रश्न तो उठा सकते हैं। सरकार सदन में हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, जब विषय खत्म हो जाता है, मौन व्रत एक साधन होता है सर। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों पर हरीश रावत जी का विश्वास क्यों है? सदन के अंदर उनको प्रश्न किए जा सकते हैं, जो विषय सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं। सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। इसके मायने ये है, हरीश रावत जी को अपने विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है, और वो मौन व्रत के कारण सबका ध्यान अपने आकर्षित करने का एक तथाकथित राजनीतिक में अपने को आगे दिखाने का एकमात्र उनका लक्ष्य है। रावत जी का जो कंसर्न है वो गैरसैंण राजधानी को लेकर है, और जिस तरीके से गैरसैंण की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से कर रही है, उसको लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसको आवाज देने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे हैं। और अच्छा धरना उनका वहाँ चल रहा है, इसमें वो लाइव भी है। मेरा उनको धन्यवाद है कि कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। सत्र के बीच मूल निवास, वो कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने देवली खाल में रोक दिया। इसके बाद संघर्ष समिति के संयोजक मोहित तिमरी और कुमाऊं संयोजक राकेश बिष्ट सहित अन्य आंदोलनकारी दिवाली खाल में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि इस सत्र में इन मुद्दों के प्रस्ताव पारित न होने पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि देवभूमि के ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ों में ही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ में राजधानी होने की वजह से पहाड़ों का तेजी से विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैरसैंण प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वह रेफर सेंटर की तरह है। कहने को गैरसैंण में उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज तो हैं, लेकिन शहर से 10 किलोमीटर दूर। कॉलेज जाने के लिए बस चलाने की घोषणा की गई थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। पानी की आपूर्ति के लिए झील बनाने की बात कही गई, जिसे पूरा नहीं किया गया। यानी ना तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य की, और ना ही पेयजल की। तो फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में बुधवार को हिंदू संगठनों के लोगों ने बांग्लादेश मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश तो समझ में आता है, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप ये समझ से परे है। कांग्रेस और बीजेपी वाले क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखें।
मौजूदा वक्त में देश में अजीब स्थिति, सबके सब विरोध प्रदर्शन में लगे हुए। कोलकाता मामले को लेकर देश भर की बेटियों में आक्रोश, तो महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर छात्रों में आक्रोश। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में SC/ST के लोग विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी सहित हिंदू संगठन के लोग बांग्लादेश मामले को लेकर सड़कों पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में हिंदू संगठन के लोगों ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, कोलकाता में बेटी के साथ हुई दरिंदगी, देहरादून के ISBT गैंगरेप मामले को लेकर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष का कहना है कि आज जिस तरह से देश के अंदर बलात्कार और हत्याएं हो रही, वो एक निंदनीय विषय है। भारत के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आज विश्व हिंदू महासंघ के समस्त सदस्य और पदाधिकारी 9 अगस्त को जो पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ बड़ी निर्मम बलात्कार और हत्या हुई थी, और रुद्रपुर में 31 जुलाई के आसपास जो हमारी नर्स के साथ तस्लीम जहां हैं, जो उनके साथ जो रेप के बाद हत्या की गई थी, उसी के संबंध में आज हमने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त उसका कानून बनना चाहिए। इस संबंध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर देहरादून के तमाम हिंदू संगठन और व्यापार मंडल के सदस्यों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही इस देश के लिए घातक बनती है। हिंदू समाज ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है, और जब विश्व के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो हिंदू समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। कि कांग्रेस का तुष्टीकरण ही इस देश के अंदर दिक्कतें पैदा करता है। हिंदू समाज पूरे विश्व के अंदर शांति का पाठ पढ़ाता है। हमने विश्व को कुटुंब कहा है, वसुदेव कुटुंबकम, हमने विश्व गुरु अपना भी परिवार के रूप में माना है। लेकिन जब देश ही नहीं विदेशों के अनेकों स्थानों पर जब हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत का हिंदू समाज का कुंठित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने देहरादून के अंदर प्रदर्शन किया है। इस बात का संकेत है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को एक रखें, और अगर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार अगर होता है उसके खिलाफ खड़े होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर सियासी हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पलटवार कर रहे हैं। माहरा ने कहा कि जब प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, रुद्रपुर में नर्स के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, देहरादून की राजधानी में ISBT में नाबालिग से गैंगरेप की घटना हुई, तो फिर क्यों जुलूस नहीं निकाला गया? जो लोग आज जुलूस में शामिल थे, मुझे उनसे एक बात जरूर कहनी है कि अंकिता भंडारी के मर्डर केस में आप कहीं जुलूस में नहीं थे। उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हुआ, आप कहीं जुलूस में नहीं थे। ममता जोशी बहुगुड़ा श्रीनगर से गायब है, आज तक उसका पता नहीं चला, आप कहीं जुलूस में या उसमें शामिल नहीं थे। 14 साल की बेटी का अभी 2.5 महीने पहले 26 जून को बलात्कार होता है, मर्डर हो जाता है हरिद्वार में, आप कहीं जुलूस में नहीं थे। रुद्रपुर में एक नर्स का ऑपरेशन बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, आप कहीं नहीं थे। 13 साल की बच्ची का ISBT में राज्य की राजधानी में बलात्कार हो जाता, आप कहीं दुख में या जुलूस में नहीं थे। आज आप जुलूस निकाल रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। करण माहरा ने कहा कि जुलूस में जो पोस्टर लगाए गए थे वो गैर राजनीतिक थे, लेकिन बीजेपी के लोग उसमें शामिल हो गए, तब वो जुलूस राजनीतिक एजेंडा बन गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ जब अत्याचार होता है तो बीजेपी वाले उसमें शामिल क्यों नहीं होते? बीजेपी की नीयत ठीक नहीं, बीजेपी केवल राजनीति करती है। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, 750 किसान आंदोलन में मर गए, किसान सुरक्षित नहीं, देश के बच्चे सुरक्षित नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं रोज रोज, और बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज आपकी सरकार कर रही है। आप क्यों नाटक कर रहे हैं? जब अंकिता के मामले में ऋषिकेश की एक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की एक सदस्य ने विरोध दर्ज किया, न्याय की बात की, आपने उसको पार्टी से बाहर करने का काम किया। तो ये नाटक क्यों है? क्या ये बेटियां जो है ये भारतीय नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? या इस देश की नागरिक नहीं है? उसमें भी अगर आप जुलूस में शामिल होते तो मुझे लगता है आपकी नीयत ठीक है। आपकी नीयत केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की है और राजनीति करनी है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, और सरकारी आंकड़ों पर ही गौर करें तो प्रदेश में महिला अपराध के मामले बढ़े हैं। हाल ही के सालों में देवभूमि में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिस पर आरोपों की राजनीति हुई। बीजेपी सरकार के खिलाफ जिलों में प्रदर्शन हो रहा है
और बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर महिला अपराध पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भारत सरकार बांग्लादेश मामले पर कुछ नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन कई बार सरकार के दावों पर सवाल उठने लगते हैं, जैसे इस बार उत्तरकाशी के लोग उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम जैसे पहले थे वैसे ही खुश थे, अब तो और भी परेशानी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ग्रामीणों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन, ग्राम सभा में शामिल करने की मांग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव के लोग महीनों से परेशान हैं और जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। लदाड़ी गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि फिर से गांव को ग्राम सभा में ही शामिल करा दिया जाए, ताकि जैसे पहले जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जीते रहे। नगर पालिका हमारे संग वैसे अन्याय हुआ है, क्योंकि जब इसका परिसीमन किया गया था तो जैसे क्या नाम कहते हैं, ये हमारा कंसेन हुआ, डांग हुआ, कोटी हुआ, इन सबको छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को उसमें ज़बरदस्ती शामिल किया गया। और जो हमारा जो अनुभव है वो बहुत ही कटु है, ख़राब है। आज जो है हमारे वहाँ पे अपने चरान है, गौ चरान है, देवता है, वो है, तो उस चीज़ का जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना हम लोग उसमें रहना चाहते हैं। तो हमारा सरकार से यही है, हम आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित रहे, ज्ञापन के माध्यम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है तो हमको एक उग्र आंदोलन करेंगे और इसको हम अपने आप को उससे मुक्त कराएंगे नगर पालिका से। लदाड़ी गांव को नगर पालिका से हटाने की मांग। उत्तरकाशी के लदाड़ी गांव के लोगों ने गांव को नगर पालिका से हटाकर फिर से ग्राम सभा में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 में जबरन गांव को नगर पालिका में शामिल कर दिया गया, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। और हॉर्नबिल टीवी में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।